हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कॉमर्स गुरु चैनल। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कक्षा 11 की अर्थशास्त्र विषय का मॉडल सेट 2 लेकर के मैं अभी यहाँ पर आया हूँ। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने मॉडल सेट 1 के सभी प्रश्नों के उत्तर को बताया था। इसमें मैं मॉडल सेट 2 के 40 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर को मैं देखने और बताने जा रहा हूं। तो चलिए आइए देखते हैं फटाफट प्रश्नों को। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो यह कथन जो है अल्फ्रेड मार्शल का है। और अल्फ्रेड मार्शल जी ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, उसी में इस अर्थशास्त्र की परिभाषा का वर्णन किया गया है। इस प्रकार हम लोगों ने इस प्रश्न में 2 उत्तर देख लिए। पहला तो है इस कथन को किसने कहा, तो अल्फ्रेड मार्शल ने कहा। और अल्फ्रेड मार्शल की कौन सी पुस्तक का है, क्या नाम है उसका, तो इसका भी उत्तर मैंने बता दिया। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बड़ा ही चर्चित पुस्तक है, तो इसको आप जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न, आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसाधनों की दुर्लभता। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सांख्यिकी आंकड़ा नहीं है? ए है, एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी पढ़ते हैं। बी, 2021 ईस्वी में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। सी है, एक सड़क दुर्घटना में 100 व्यक्तियों की मृत्यु। और डी, भारत में बाढ़ से हर वर्ष कई लोग बेघर हो जाते हैं। तो ये जो डी वाला ऑप्शन है यह जो है एक सांख्यिकी डेटा नहीं है। बाकी सब में नंबर दिया हुआ है, इसमें नंबर नहीं है, इसलिए यह जो है सांख्यिकी आंकड़ा नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, शब्द स्टैटिस्टिक्स की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला जो है स्टैटो, ये जो स्टैटो शब्द है ये इटालियन भाषा का शब्द है। और दूसरा जो शब्द है स्टैटिस्टिक, और ये जो स्टैटिक शब्द है ये जर्मन भाषा का शब्द है। तीसरा शब्द है स्टेटस, ये जो स्टेटस शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है। तो ये जो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेटस। और इन तीनों का ही ये जो 3 शब्द हैं, इन्हीं तीनों शब्दों से ही स्टैटिक शब्द की उत्पत्ति हुई है अलग अलग भाषा में। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, स्टेटस। 5वां प्रश्न है, सभी समस्याओं की जड़ है प्रचुरता, अभाव, बहुलता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभाव। अभाव जो है सभी समस्याओं की जड़ है। अगला प्रश्न है 6वां वाला, निम्नलिखित में से चर का एक उदाहरण है? तो चर का जो एक उदाहरण है वो है एक राष्ट्रीय आय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिदर सर्वेक्षण से क्या आशय है? तो प्रतिदर सर्वेक्षण से क्या आशय है? इसमें कम खर्च लगता है, कम प्रगणक की आवश्यकता होती है, कम समय लगता है, यानी इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। प्रतिदर सर्वेक्षण को हम लोग सैम्पलिंग भी कहते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, किसी भी जहाँ से हमको इसका डेटा लेना होता है उससे किसी एक इकाई को डेटा ले लेते हैं और जिससे हमको पूरे समंग का पता चल जाता है। जैसे अगर मान लीजिए हमको अपने शरीर के खून की जांच करानी, तो हम अपने शरीर के पूरे खून की जांच नहीं करते हैं, केवल थोड़े से शरीर के ब्लड को जांच लेते हैं और जिससे पता चल जाता है कि हमारे पूरे शरीर में क्या अधिक मात्रा में और क्या कम मात्रा में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस संस्था के द्वारा समाज आर्थिक मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर के लिए सर्वेक्षण किया जाता है? तो इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय प्रतिदर्श और सर्वेक्षण संगठन। ये जो संगठन है इसकी स्थापना सन 1950 में हुई थी, लेकिन वर्तमान में इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम हो गया है राष्ट्रीय प्रतिदर्श और सर्वेक्षण कार्यालय। ठीक है, तो इसके नाम को भी बदल दिया गया है। इसका नाम जो है संगठन की जगह वर्तमान में कार्यालय कर दिया गया है। 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इस हिसाब से हम लोगों ने इस प्रश्न में 2-3 प्रश्नों को देख लिया है। अब आगे चलते हैं।
9वां प्रश्न है, भारत की जनगणना में किस प्रकार के सांख्यिकी आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं? जन्म और मृत्यु दर ये एकत्रित किए जाते हैं, साक्षरता ये भी एकत्रित किए जाते हैं, जनसंख्या के आकार और संरचना ये भी, और इनमें सभी, यानी इसका सही जो उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, 9वां का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस विधि में उत्तरदाता को प्रभावित किया जा सकता है? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, टेलीफोन सर्वेक्षण। 11वां प्रश्न है, वर्ग सीमा 60 से 80 का मध्य बिंदु है। तो हम लोग जानते हैं किसी भी वर्ग सीमा का मध्य बिंदु निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, ऊपरी सीमा निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा का हम औसत निकाल लेते हैं। तो इसका औसत कितना आ जाएगा हमारा, 70 आ जाएगा। तो 70 जो होगा वो होगा इसका सही आंसर, यानी ऑप्शन ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है तब उस वर्गीकरण को कहा जाता है। तो हम जानते हैं जब समय के अनुसार किसी आंकड़े का वर्गीकरण होता है तो उसे हम काल क्रमानुसार बोलते हैं या समय के अनुसार। तो इसका हो जाएगा 12 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर को सामान्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो हम जानते ही हैं चर को मुख्यतः 2 भागों में ही विभाजित किया जाता है। तो इसका 13 का जो है सी हो जाएगा सही। वो जो 2 चर होते हैं, जैसे कि पहला मान लीजिए हो जाएगा विविक्त और दूसरा हो जाएगा सतत। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे खंडित चर तथा अखंडित चर या सतत चर। क्वेश्चन नंबर 14, किसी वर्ग में सम्मिलित मदों की संख्या को कहते हैं? तो सम्मिलित मदों की संख्या को हम क्या कहते हैं आप जानते ही हैं। इसका हो जाएगा आंसर डी, आवृत्ति। अगला प्रश्न है, विविक्त चरों के लिए आंकड़ों का वर्गीकरण कहलाता है। तो आंकड़ों का जो वर्गीकरण होता है वो कहलाता है आपका बारंबारता वितरण, यानी ऑप्शन ए। ठीक है। अगला प्रश्न है, अंकगणितीय रेखा चित्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम लोग वित्त आरेख के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, बारंबारता बहुभुज किससे व्युत्पन्न होता है? तो इसका उत्तर भी वही है, ऑप्शन सी, वृत्त आरेख। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, वृत्त आरेख। 18वां प्रश्न है, एक अच्छी सारणी में क्या सम्मिलित होता है? तो सारणी संख्या होती है, शीर्षक एवं उपशीर्षक होता है, अवशीर्षक होता है, इनमें से सभी, यानी जो चारों ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन है वो सही है। तो इसका लास्ट ऑप्शन है चौथा, इनमें से सभी वो सही हो जाएगा। आंकड़ों की अमूर्तता कम करने तथा उसे अधिक मूर्त व आसानी से समझने योग्य बनाने के लिए आंकड़ों के प्रस्तुतीकरण की कौन सी विधि उपयुक्त होगी? तो इसका भी उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। फिर अगला प्रश्न है, आंकड़ों के प्रस्तुतीकरण के लिए ज्यामितीय आरेख के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बारंबारता बहुभुज। 21वां प्रश्न, मलमल किस वस्त्र का एक किस्म है? तो मलमल जो होता है सूती वस्त्र का एक किस्म है। अगला प्रश्न है, धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। सन 1901 ईस्वी में प्रकाशित पॉवर्टी एंड अनबिलिटीज रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने धन निकासन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। यानी 1901 में यह प्रकाशित हुई थी और इसके लेखक थे दादा भाई नौरोजी, और इस पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड अनबिलिटीज रूल इन इंडिया, जिसको हम लोग निष्कासन सिद्धांत या इसका अंग्रेजी में नाम है ड्रेन थियरी। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ड्रेन, DRAIN, ड्रेन थियरी। इसको हम इस नाम से भी जानते हैं। और ये जो ड्रेन थियरी है ये भी महत्वपूर्ण है, किसी किसी एग्जाम में ड्रेन थ्योरी ही पूछ देता है और किसी किसी एग्जाम में निष्कासन सिद्धांत पूछता है। तो दोनों नाम आप जानते रहिए, जो भी आए आप आसानी से उसको कर सकें। क्वेश्चन नंबर 23, निर्यात अतिरेक से क्या तात्पर्य है? तो निर्यात अतिरेक से तात्पर्य है आयात की तुलना में निर्यात का अधिक होना। फिर अगला प्रश्न है,
औपनिवेशिक भारत में साक्षरता दर कितनी थी? इसमें मैं बता दूं, सन 1941 में भारत की जो साक्षरता दर थी वो 16.1% हो गई थी। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर जो होना चाहिए वो 16% से अधिक होना चाहिए, क्योंकि 16.1% जो है 1941 में ही हो गई थी साक्षरता दर। ठीक है, तो इस हिसाब से 24 का डी सही होना चाहिए। बहुत ही चर्चित प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी किन दो स्थानों के बीच चली थी? तो ये आप जानते ही हैं, भारत में जो प्रथम रेलगाड़ी चली थी बम्बई और ठाणे के मध्य चली थी। ये जो चली थी ये 16 अप्रैल 1853 को, और ये जो बम्बई और ठाणे के बीच जो दूरी थी वो 34 किलोमीटर की दूरी जो है उस समय ट्रेन के द्वारा पूरी की गई थी। तो इसमें 2-3 प्रश्नों के उत्तर हो गए हैं, बम्बई और ठाणे हो गया, और कब चली थी तो 16 अप्रैल 1853 को, और कितनी दूरी तो 34 किमी की दूरी। ऐसे इसको समझते चलिए। अगला प्रश्न है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार होता है? तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जहाँ तक मुझको लगता है कि इसका आधार जो होता है वो निजी लाभ ही होता है। इसमें जन कल्याण नहीं होता है, निजी लाभ होता है। ठीक है, 27वां प्रश्न है, 1950 ईस्वी से 1991 ईस्वी के मध्य औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि दर कितनी थी? ठीक है, तो इसका जो डेटा दिया हुआ है, कहीं पे कुछ दिया हुआ है, कहीं पे कुछ दिया हुआ है, तो मेरे द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि इसका जो समृद्धि दर होनी चाहिए वो लगभग 5% वार्षिक होनी चाहिए। ठीक है, ये कहीं आपको कुछ देखने को मिल जाएगा, कहीं कुछ हो सकता है, लेकिन हमारे अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू मी ये 5% ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उसी वस्तु का उत्पादन होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार में जिसकी मांग होती है उस वस्तु का भी उत्पादन होता है, जिसके उत्पादन में लाभ होता है उसका भी उत्पादन होता है, विदेशों में जिसकी मांग अधिक हो उसका भी होगा। यानी इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत की पंचवर्षीय योजना की संकल्पना किस देश से ली गई थी? तो हम सब जानते हैं जो पंचवर्षीय योजना है पूर्व सोवियत संघ यानी रूस से ली गई है। फिर अगला प्रश्न है, परिप्रेक्ष्यात्मक योजना में लक्ष्य को प्राप्त करना होता है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए 5 वर्ष में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में किस योजना की शुरुआत हुई थी? तो इस योजना की शुरुआत हुई थी पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर प्लान। अगला प्रश्न है, जीडीपी की गणना में किस क्षेत्र के उत्पादन को शामिल किया जाता है? कृषि को, उद्योग को, पर्यटन को। तो जीडीपी में हम लोग जो है सबको शामिल करते हैं, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति का दूसरे चरण का काल माना जाता है? तो इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य तक, यानी ऑप्शन बी 1970 से 1980 के मध्य तक। 34वां प्रश्न है, औद्योगिक नीति 1956 के प्रस्ताव में उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? तो उद्योगों को जो है उस समय 3 श्रेणियों में रखा गया था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विदेशी ऋण क्या है? ए ऑप्शन है विदेशी संस्थाओं से एक उद्योग के द्वारा लिया गया ऋण, बी है विदेशी संस्थाओं से एक व्यक्ति के द्वारा लिया गया ऋण, और सी विदेशी संस्थाओं से सरकार के द्वारा लिया गया ऋण। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा उत्तर सी, विदेशी संस्थाओं से सरकार के द्वारा लिया गया ऋण। अगला प्रश्न है, 1980 के दशक के अंत में उत्पन्न आर्थिक संकट से बचने के लिए भारत को IMF से कितनी राशि ऋण के रूप में मिली थी? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 7 बिलियन डॉलर। अगला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति 1991 में कितने उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को जारी रखा गया? तो इसमें मैं बता दूं कि प्रारंभ में जो है जब 1991 नीति आई थी उस समय 18 उद्योगों को छोड़कर अन्य उद्योगों के लिए लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया था। ठीक है, जो कि 18 इस प्रश्न में कहीं विकल्प नहीं दिया है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि बाद में
इन 18 में से सरकार ने 18 में से कुछ उद्योगों को फिर हटा दिया और केवल 6 उद्योग ऐसे रह गए जिनको कि लाइसेंस की आवश्यकता की ज़रूरत पड़ी। और वे 6 जो उद्योग थे उसमें एल्कोहल पेय उद्योग, सिगरेट उद्योग, रक्षा उपकरण उद्योग, जोखिम वाले रसायन उद्योग, औद्योगिक विस्फोटक उद्योग, औषधि तथा औषधि निर्माण उद्योग। ठीक है, ये वे 6 उद्योग थे जिनके लिए लाइसेंस लेना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया था। ठीक है, तो प्रारंभ में जो है 18 उद्योग थे, लेकिन फिर बाद में संशोधन करके 6 कर दिया गया। तो इसमें दो प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, प्रारंभ में 18 और बाद में 6। 38वां प्रश्न है, एससीएल टेक्नोलॉजी किस प्रकार की कंपनी है? तो ये आप जानते ही हैं, ये जो है आईटी कंपनी से रिलेटेड है। 39 क्वेश्चन नंबर, कंपनियों के द्वारा किसी बाहरी स्रोत से नियमित सेवाओं को प्राप्त करने की क्रिया या प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाह्य प्रापण। अंतिमवा प्रश्न है, भारत में एलपीजी नीति से लाभान्वित नहीं होने वाला एक क्षेत्रक है। तो इस प्रश्न का उत्तर बताने से पहले मैं आपको बता दूं एलपीजी है क्या। ये सामान्य लोग से अगर ये कोई प्रश्न पूछे कि एलपीजी क्या है, तो वो इसका यही उत्तर देंगे कि एलपीजी क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी जो सिलेंडर होता है उसी को लोग समझते हैं। लेकिन यहाँ एलपीजी जो है उस संदर्भ में नहीं है। यहाँ एलपीजी जो है एक विस्तृत अर्थ में है, जिसका मैं पूरा नाम बताना चाहता हूँ। ये जो पूरा नाम होता है कभी कभी परीक्षा में इसको भी पूछ देता है। तो यहाँ एल फॉर होता है लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, और जी फॉर होता है ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। तो इन तीनों से जो लाभान्वित नहीं होने वाला क्षेत्रक है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से जो लाभान्वित नहीं होने वाला क्षेत्रक है, वह क्षेत्रक है आधार संरचना यानी ऑप्शन बी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कक्षा 11 के अर्थशास्त्र विषय के 40 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर को हम लोगों ने देखा। यदि आपको इन प्रश्नों को देखने के बाद ऐसा लगता हो कि नहीं, ये जो प्रश्न है बहुत ही सरल भाषा में और अविश्वसनीय तरीके से बताए गए हैं, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।